नमस्कार। कला एवं संस्कृति के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वह है भारत में कला और संस्कृति का विकास, जो हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर देखेंगे अपना पूरे आज तक के टाइम पीरियड तक। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पर, सीधे चलते हैं कला एवं संस्कृति। तो एक सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, इसका मतलब क्या होता है आर्ट एंड कल्चर का। तो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में समय के साथ जब लोग, आप इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे किसी भी सोसाइटी में, किसी समाज में, अगर आप सोचें, आप ही अपने कोई एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है, खाने के लिए अधिशेष बचा हुआ है, कृषि अगर आप करते हैं, इसके अलावा और भी सुख सुविधाएं हैं, तो आप अकेले रहेंगे। तो अकेले में आपका मन कुछ रुझान करेगा कि आप कुछ रचनात्मक कार्य करें, जिसमें क्या शामिल होगा, कुछ पेंटिंग शामिल हो सकती है, चित्रकला, लेखन शामिल हो सकता है, साहित्य शामिल हो सकता है, और भी कुछ कार्य हो सकते हैं। तो यही एक जो मूलभूत अवधारणा है, जब मानव के पास अधिशेष कृषि उपज बचने लगी तो इसके साथ मानव का रुझान हुआ आर्ट की तरफ, कला की तरफ। तो यही आज का हमारा मूलभूत विषय है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से रुझान मनुष्य का बढ़ा, इसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन बस ये कोर कॉन्सेप्ट समझिएगा, आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है तो क्यों होती है? कि वो इसलिए होती है क्योंकि मानव के पास क्योंकि प्रारंभ में मानो जो होमोसेपियंस में हम शुरुआती सालों की बात करें तो 70,000 साल पहले, 77,000 ईयर एगो, तो तब तो मानव के पास ये सब समय नहीं होता था ना, क्योंकि उसको शिकार करना होता था, इसी में उसका पूरा दिन खत्म हो जाता था। इसके बाद में वो रात्रि में उसको जो हमारी निद्रा और जो जागृत अवस्था है उनको भी तो पूरा करना है। तो इस तरीके से उस समय कला का विकास नहीं हो सकता था। कला का विकास तभी संभव हो सकता था जब मानव के पास समय हो उसके लिए, कला के लिए। तो यही हमारा आज का कोर टॉपिक है। तो आइए अब बात करते हैं। तो जो कला एवं संस्कृति होती है, ये किसी भी समाज में कुछ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कुछ रचनात्मक या फिर कुछ कलात्मक तत्वों को दर्शाता है। इसमें आपकी बहुत सारे रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशन, बहुत कुछ होता है इसमें शामिल। ठीक है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये विजुअल आर्ट इंक्लूड करता है, यानी दृश्य आर्ट, मतलब जैसे जिसमें पेंटिंग शामिल हो जाती है, स्कल्पचर शामिल हो जाते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में ये करता है, परफॉर्मिंग आर्ट मतलब जिसमें नृत्य शामिल हो जाता है। ठीक है, नृत्य शामिल हो जाता है, म्यूजिक, थिएटर, जिसमें परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा लिटरेचर यानी साहित्य होता है, आर्किटेक्चर यानी मूर्ति कला होती है, और इसके अलावा भवन कला भी होती है इसमें शामिल। कल्चरल प्रैक्टिस यानी मतलब कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। तो इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर के अगर विषय की बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आपकी विजुअल आर्ट यानी कुछ दृश्य कलाएं, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट यानी जैसे नृत्य कलाएं और म्यूजिक, इसके अलावा इसमें साहित्य भी शामिल होता है। इसके अलावा कुछ अन्य इसी तरीके की चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर इसका बहुत बड़ा दायरा है। दायरे की आइए बात करते हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर की अगर हम दायरे की बात करें ना, तो इसका आपको चाहे आप प्रागैतिहासिक काल बात करें, प्रागैतिहासिक काल की बात करें या आज की, तो इसका हमेशा से दायरा बहुत बड़ा रहा है। आपको एक शब्द सुना होगा आपने हमेशा, जो माननीय उच्च न्यायालय के मुंह से सुना होगा या फिर किसी और के मुंह से सुना होगा। जो हिंदू है भारत में, जो हिंदू है, हिंदू संस्कृति है। हिंदू पंथ नहीं बोला जाता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो बोलते हैं हिंदू कोई पंथ नहीं है, बल्कि हिंदू एक संस्कृति है। आपने ये शब्द सुना होगा। तो यहाँ पे एक देखिए पीछे शब्द लगा हुआ है, यहाँ पे भी पीछे शब्द लगा हुआ है। तो ये सब शब्द ही अपने आप में बड़ा है। संस्कृति का बहुत बड़ा दायरा होता है। आप अगर सभ्यताओं की बात कर लें, सभ्यताओं से, देश काल से, सबसे बड़ा दायरा होता है संस्कृति का। संस्कृति कभी खत्म नहीं होती है, संस्कृति आगे बढ़ती जाती है हमेशा। आप अगर देखेंगे भारत में, जब भारत में इस्लाम का इन्वेजन हुआ, इस्लाम आया यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण किया गया। लेकिन धर्म तो उनका बदल गया, उनका पंथ बदल गया, लेकिन उनकी संस्कृति कभी नहीं बदली।
वो तब भी उसी संस्कृति में जीते थे जो यहाँ की हिंदू मूलक संस्कृति है। हिंदू के हिसाब से हिंदू एक्चुअली धर्म नहीं, हिंदू संस्कृति है। तो हिंदू मूलक संस्कृति को उन्होंने भी अपनाया। यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के वैश्य, सब लोगों ने इसको इसी संस्कृति को अपनाया। आज भी आप देखते हैं तो कहने के लिए जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इस्लाम पंथ में धर्मांतरित है, अगर वो आपके बिहार में रहता है, एक बिहार में रहता है, एक रहता है बंगाल में, या फिर एक रहता है पंजाब में, और दोनों ही इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, तो आप देखेंगे जो बिहार और पंजाब इन दोनों के इस्लाम के धर्मांतरित लोग होंगे तो इनकी संस्कृति कहीं अलग होगी, क्योंकि संस्कृति कभी नहीं बदलती। हालांकि हो सकता है कि पहले ये हिंदू हो, पारसी हो, कुछ और हो, इसके बाद में इस्लाम में आए, फिर आगे चल के कुछ और हो जाए, लेकिन जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो कभी नहीं बदलेंगी। उसको हम कहते हैं संस्कृति। इसमें क्या होता है, हमारा आचार विचार, पहनावा, ओढ़ना, इसके अलावा खान पान, तो ये सारे भी तत्व जो होते हैं संस्कृति के ही तत्व होते हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, पाकिस्तान का विभाजन आप जानते हैं हुआ था, इसके बाद में आगे चल के बांग्लादेश का भी विभाजन, बांग्लादेश जो आज है पूर्वी पाकिस्तान, उसका भी विभाजन हो गया। कारण क्या था, क्या लगता है, मतलब दोनों ही इस्लाम को मानने वाले प्रदेश थे, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो जिसका विभाजन हुआ था या पाकिस्तान हो, लेकिन फिर भी इनमें क्यों विभाजन हुआ, कारण यही था संस्कृति। संस्कृति का दायरा बहुत बड़ा होता है। अगर बंगाल का मुसलमान यहाँ पे बांग्ला भाषा बोलता है, उसके ऊपर उर्दू थोपी जाएगी तो उससे परेशानी होगी होगी। इससे विभाजन जैसे प्रक्रम भी आ जाते हैं। आप देखते हैं हमारे देश में भी जब 1948 में हमारे नेताओं के द्वारा हिंदी थोपने का प्रयास किया गया तो उसका अपोज किया गया। 1953 में तो पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के नेता थे, उन्होंने प्राण तक दे दिए थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो संस्कृति ही प्रतिनिधित्व करती है सच्चे अर्थों में, पंथ और अन्य चीजें सोसाइटी का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि संस्कृति ही मूलक, सबसे बड़ा मूलक तत्व है किसी भी सभ्यता का। तो संस्कृति शब्द में समझ गए होंगे। संस्कृति को आप सिर्फ ऐसे मत देखिएगा कि वहाँ पे क्या क्या चलता है, डांस कौन से होते हैं, नृत्य कौन से होते हैं, नहीं, संस्कृति इससे कई गुना बड़ी परिभाषा है। चलिए तो आइए इसको अभी हम दोबारा से समझेंगे। पहले कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था प्राचीन काल का घटनाक्रम, जब हमने पढ़ा था इतिहास में, तो हमने प्रागैतिहासिक काल की से बात की थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी कालक्रम को समझेंगे थोड़ा सा। प्रागैतिहासिक काल हमने देखा था, इसको हमने देखा था प्रारंभ से, यानी कोई असीमित समय से, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। इसको देखा था हमने 3000 ईसा पूर्व तक, तो हमने इसको प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, यानी ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व के बाद हम देखेंगे आप 2200 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व के आसपास, तो यहाँ पे आपको धोलावीरा में साक्ष्य मिलते हैं लिपि के, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से, एक मोटा मोटा मान रहे हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व, तो हमने इसको देखा था। इसके बाद हमने वैदिक काल की बात की थी। वैदिक काल की हमने बात की थी तो इसमें हमने देखा था 1500 से 600। इसके अतिरिक्त हमने फिर इसके बाद में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन या फिर हमने महाजनपद काल की बात की थी। महाजनपद को हमने देखा था 600 से 322 ईसा पूर्व। और इसके बाद में हमने मौर्य काल देखा था, जहाँ पे हमने देखा था 322 से 185 ईसा पूर्व। इसी तरीके से आप देखेंगे दक्षिण भारत में संगम काल 65 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व हमने देखा था। संगम काल का बहुत महत्व है आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से। गुप्त साम्राज्य हमने देखा था 319 से 520 ईसा पूर्व। छोटे राज्यों का हमने काल देखा था 500 से 600 ईसा पूर्व। तो ये जो कालक्रम है, इस काल की अपनी विशेषताएं हैं आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से। राजनीतिक विशेषताएं तो हम पहले ही पढ़ चुके, किस तरीके से इन्वेजन हुआ, किस तरीके से भारत में जो महाजनपद थे छोटे छोटे, उन्होंने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया, मौर्य साम्राज्य आ गया इसके बाद। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। आज तो हमें बस यही आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से बात करनी है कि किस तरीके से प्रागैतिहासिक काल में जो इंसान था वो हमेशा घूमता रहता था, उसके पास में उसको रेस्ट करने का या हम बोले आराम करने का या फिर उसका कलात्मक रुझान नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका सारी एनर्जी, उसकी सारा समय शिकार में जाता था। आपको इसमें देखेंगे कि बहुत ही कम ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जहां जो चीज़ें मनुष्य के सांस्कृतिक रुझान को दर्शाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इसमें हमने उदाहरण की बात की थी प्रागैतिहासिक काल में, भीमबेटका की गुफाएं, ये आपको रायसेन मध्य प्रदेश में मिलेंगी। यहाँ पे कुछ चित्र प्राप्त होते हैं गुफाओं में हमें, और ये चित्र ऐसा लगता है जैसे कोई शिकार किया जा रहा हो, किसी गर्भवती स्त्री का यहाँ पे भी चित्र है। तो ये सब चीज़ें
प्रागैतिहासिक काल में जो आदिम मानव है उसकी कला एवं संस्कृति के प्रति जो रुझान है उसको दर्शा रही हैं ये चित्र। तो ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है और ये मध्य प्रदेश में है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हम तो देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का हम अच्छे से रुझान देख पाते हैं। यहाँ पे आपको देखें नर्तकी की मूर्ति देखने को मिलेगी, नर्तकी की जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे चित्र प्राप्त होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनके सांस्कृतिक रुझान को दर्शाते हैं। आगे चल के हम वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक काल में साहित्य का सृजन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे भी कुछ आपको कलाएं देखने को मिलेंगी जो संबंधित होंगी समाज के विकास से, खुद के बौद्धिक विकास से और मनोरंजन से। इसके अतिरिक्त महाजनपद काल में भी हमें देखने को मिलता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कई सारे खेल भी शुरू हो जाते हैं। मौर्य काल में आगे चल के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा कला का रुझान देखने को मिलेगा पत्थर कला या प्रस्तर कला। पत्थर कला के रूप में बहुत ही अच्छी सुंदर मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से आप देखेंगे सारनाथ देखेंगे, रामपुरवा का बैल हो जाएगा। तो ये सब ऐसी मूर्तियाँ हैं जो मौर्य काल का प्रतिनिधित्व करती हैं, यहाँ पे कला के रुझान को दर्शाती हैं। आगे चल के जब हम बात करेंगे जब विदेशी आक्रमण होगा तो इसके बाद कनिष्क काल में आ जाएगी जो गांधार कला का विकास होगा। जो यूनानी कला थी इससे गांधार कला का विकास होगा और पत्थर की और भी शानदार मूर्तियां बननी शुरू हो जाएंगी, जिनमें बुद्ध जैन की मूर्तियां प्रमुख होंगी। तो इस तरीके से आइए अब बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हमने देख लिया यहाँ पे ये सबसे शुरुआती अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और भी नगरों से हमें आर्ट एंड कल्चर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। आप बेसिक बस समझ जाइएगा, बेसिक का याद रखिए। आर्ट एंड कल्चर का अर्थ क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत वहीं से होती है जब मानव के पास कृषि अधिशेष बचने लगता है, तभी इन सब चीज़ों के लिए शुरुआत होती है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे हमको प्राप्त होते हैं कांस्य कला प्राप्त होती है, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ शीलें प्राप्त होती हैं, मोहरें प्राप्त होती हैं, जिसमें आप देखेंगे देवी देवताओं के चित्र हैं, ठीक है। इसके अलावा लोथल से एक मटकी प्राप्त होती है जिसमें पंचतंत्र जैसी जो कहानी है उसी के जैसा एक लोमड़ी का चित्र बना हुआ है। तो ये भी दर्शाता है कि वहाँ पे चित्रकला का भी उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उनकी रुचि भी हुआ करती थी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख रहे हैं आप कितने शानदार से बर्तन हैं, इस तरीके की ये चित्रकला करते थे। वैदिक पीरियड की आइए बात करते हैं। तो वैदिक पीरियड में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा तो साहित्य साक्ष्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने 3 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आगे चल के अथर्ववेद की रचना हुई। तो ये वेद ही अपने आप में है। इसमें किस तरीके से उन्होंने काव्य का भी वर्णन मिलता है, उत्कृष्ट प्रकार के काव्यों का वर्णन मिलता है। इसमें आपको गणितीय ज्ञान मिलेगा, इसमें आपको और भी जानकारियाँ मिलती हैं, अष्टकर्णीय जैसे शब्द मिलते हैं। तो इस तरीके से इनके बौद्धिक उत्कर्ष को दर्शाता है। जब बौद्धिक उत्कर्ष होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका आर्ट एंड कल्चर में या फिर कला और संस्कृति में इनका रुझान ना हो। तो यहाँ पे काव्य के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं वेद में ही, ठीक है। जो वैदिक पीरियड, तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वैदिक जो है इसका वैदिक टेक्स्ट हैं या वैदिक साहित्य के भाग हैं। आइए आगे बात करते हैं क्लासिकल पीरियड में। देखते हैं हम तो इसमें 600 BC से 600 CE मतलब 6वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी ईसा तक के काल को क्लासिकल पीरियड के रूप में हम देखते हैं। इसमें क्लासिकल पीरियड हमने इतना बड़ा विभाजन क्यों किया? इसलिए विभाजन किया है कि आर्ट एंड कल्चर का जो विकास होता है कला एवं संस्कृति का, ये कभी एक तरफा नहीं होता, थोड़ी समय नहीं होता है। आपने देखा था कि किस तरीके से 50 से 100 साल के बीच में भारत में बड़े बड़े साम्राज्य बदल जा रहे थे। आपने देखा था मुगल साम्राज्य से सीधे पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य आ जाता है, इसके बाद में अचानक से गुप्त साम्राज्य आ जाता है 50 साल में। लेकिन कभी भी आर्ट एंड कल्चर का दायरा इतना सीमित नहीं होता है।
जो कला एवं संस्कृति कई हजारों सालों में विकसित होती है, कई सौ सालों में विकसित होती है। आज आप जो परंपराएं पिछली मनाते हैं, ये परंपराएं पता नहीं आपकी कितने सौ साल पुरानी, कितने हजार साल पुरानी होंगी, लेकिन घर वाले कहते हैं कि हमें ऐसा करना होगा तो आपको करना पड़ता है ऐसा। तो इसलिए परंपराएं आसानी से नहीं बदलती हैं, तो इसलिए हमने इसका बड़ा विभाजन किया हुआ है। इसमें हमने बहुत सारे साम्राज्यों को देखा था, और इसमें हमने कला के विकास को थोड़ा सा समझा है कि किस तरीके से जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें हमने बात की थी भीमबेटका के चित्रों की। तो भीमबेटका से कैसे आगे बढ़ बढ़ के मौर्य काल तक आ जाती है। मौर्य काल के बाद जो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण काल है गुप्त काल, हम इसमें देखेंगे कला एवं साहित्य का और भी अच्छा विकास। बस मौर्य काल का आप इतना याद रखिएगा, मौर्य काल में जो मूर्तियां थी, मूर्ति कला विकसित हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे चल के कुषाण काल में, कुषाण के काल में जो कनिष्क का काल होगा, इसमें आप गांधार मूर्ति कला देखेंगे। ये सबसे अद्वितीय चीज होगी गांधार मूर्ति कला। तो इसलिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें गांधार कला। तो आइए आगे बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट की हमने अभी बात की थी, यहाँ की मूर्तियों की। 322 से 185 ईसा पूर्व तक इसका साम्राज्य हुआ करता था। इसमें आप रॉक कट यानी जो पहाड़ियों को काट के जो जगह बनाई जाती हैं, जैसे कि बराबर की पहाड़ियाँ। ये बराबर की पहाड़ियाँ किसने, सम्राट अशोक के द्वारा बनाई हुई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ये गया जिले में मिलती हैं, तो गया की पहाड़ियाँ हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे स्तंभ बनाए जाते हैं, मोनोलिथिक स्तंभ, यानी एकाश्म पत्थर से स्तंभ है। इसमें ऊपर आपने शेर बैठा हुआ देखा है, तो इसी को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया गया है। तो इस तरीके से स्तंभ बनाए जाते थे बड़े बड़े। इसके अलावा इसमें और भी स्तंभ, आपको हेलियोडोरस स्तंभ, अन्य स्तंभ भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मौर्यकालीन इस तरीके की जो मूर्ति कला थी, पत्थर मूर्ति कला थी, ये आपको देखने को मिलती है। बुद्धिस्ट आर्ट में इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है, स्तूपों का निर्माण देखने को मिलता है। स्तूप कैसे आए हुए हैं, तो स्तूप अपने आप में जनजातीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चल के स्तूप जोड़े गए थे जब बुद्ध दुनिया में नहीं रहे और इनको निर्माण प्राप्ति हुई बुद्ध को, तो इसके बाद में इनकी शुरुआत हो जाती है। ये जनजातीय तत्व को दिखाते हैं जो स्तूप होते हैं, मोनेस्ट्रीज। इसके अलावा चैत्य हो जाते हैं, प्रेयर हॉल, यानी ये गुफाओं को काट कर या फिर कुछ पहले से जो प्राकृतिक गुफाएं होती हैं उनमें बनाए जाते थे। ठीक है, गुप्त आर्ट ये सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है, क्योंकि इसी पीरियड में आप देखेंगे भारत में आर्ट एंड कल्चर का आपको बहुत ही शानदार विकास देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पीरियड अपने आप में, इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है भारतीय इतिहास का, क्योंकि इसमें चहुमुखी विकास आपको देखने को मिलता है। चाहे वो मुद्रा व्यवस्था हो, मंदिर मूर्ति कला हो, या फिर कुछ अन्य कलाएं हो, तो इसमें आपको चहुमुखी विकास देखने को मिलता है। इसलिए यह काल महत्वपूर्ण है। चलिए गुप्त आर्ट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो गुप्त पीरियड 4वीं सदी से 6वीं सदी, इसका एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था। गुप्त काल का हमने बात की थी हमने यहाँ पे। तो ये जो टाइम है इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाओं में कल आपको कुछ पेंटिंग देखने को मिलेगी अजंता एलोरा में। तो कुल मिला के आप मरणासन्न राजकुमारी का आपको चित्र देखने को मिलेगा अजंता में। तो इसका मतलब यहाँ पे चित्रकला भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इसको क्लासिकल पीरियड क्यों कहते हैं, मतलब देखिए गुप्त काल में ऐसा मान के चलिए बहुत सारी चीज़ों ने क्लासिकल मानदंड ले लिए। क्लासिकल मानदंड होता क्या है, क्लासिकल का मतलब ही होता है कि कोई चीज आपकी विकसित हो रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है और यहाँ पहुंच के इसने चरम अवस्था प्राप्त कर ली। जैसे कि जो अजंता में मरणासन्न राजकुमारी का चिन्ह है, चित्र है, इससे बेहतर चित्र हो ही नहीं सकता, तो इसी को सबसे बेहतर चित्र मान लिया गया। और आगे के टाइम में इसी चित्र के हिसाब से लोगों को अपने चित्रों का बनाना है और इसी चित्र के हिसाब से लोगों का आकलन किया जाएगा। तो बहुत ही शानदार चित्र है, आप कभी इंटरनेट में देखिएगा अजंता का जो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, ये गुप्त काल का है। तो इसमें इसलिए ये क्लासिकल पीरियड का मतलब होता है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी आर्किटेक्चर भी और भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि उदाहरण के अगर हम तौर पे बात करें
तो यहाँ पे मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जिसमें आप देखेंगे मुद्रा की अच्छी मुद्राओं की शुरुआत हुई। इसमें आप देखते हैं समुद्रगुप्त को एक बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इनको मुद्रा व्यवस्था भी इनकी उत्कृष्ट होने लगी थी। यहाँ पे आपको शुरुआती मंदिरों के उदाहरण मिलेंगे। हमने जब गुप्त काल बात कर रहे थे तब हम इन सब चीजों की बात कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत विस्तार में नहीं करेंगे। शुरुआती मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। आप देखिए दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार मंदिर, ये आपको सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जो गुप्तकालीन शुरुआती मंदिर हैं। मतलब ये मंदिर जैसी शेप हुआ करती थी, जिसमें आप देखेंगे छोटा सा ऐसे चबूतरा देखेंगे, चबूतरा के ऊपर एक स्ट्रक्चर देखेंगे और ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इस टाइप का कर्व दिया हुआ है। तो इस तरह के मंदिर बनाए हुए हैं। जबकि आप देखेंगे आगे चल के जब नागर शैली की हम बात करेंगे तो आपको बहुत उत्कृष्ट मंदिर देखने को मिलेंगे। जो ये सिंपल मंदिर है, ये आप देखिए खजुराहो के अगर आप मंदिर देखें तो आपको विशाल चबूतरा देखने को मिलेगा, एक मंडप देखने को मिलेगा, एक शानदार तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मंदिरों का, जिसमें रथ होगा, विमान होगा। तो इस तरीके से ये मंदिर इसी की चरम कृति है। जो गुप्त काल में शुरुआती मंदिर बने थे, इन्हीं की चरम कृति हैं आगे चल के खजुराहो के मंदिर, नागर शैली के मंदिर। तो इसलिए गुप्त काल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है, ये आप सब चीजें याद रखिएगा। इस काल में शिक्षा का भी बहुत ज्यादा महत्व रहा, क्योंकि आप देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी कुमारगुप्त प्रथम ने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी 415 से 455 ईसा में की थी इसकी शुरुआत। तो ये भी एक महत्वपूर्ण था। ये विश्वविद्यालय था ना, ये बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय था। इसमें 8 बड़े कमरे थे, व्याख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने हुए थे। इसके अलावा भारतीय के साथ साथ यहाँ पे चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और भी बहुत सारे देशों से विद्यार्थी यहाँ पे आया करते थे शिक्षा ग्रहण करने। ये नालंदा जो था ना, ये महायान बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। महायान, आप देखते हैं हमने बात की थी, बुद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान में, कुषाण के कनिष्क के कार्यकाल में। तो ये महायान बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये एक नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। इसके अलावा कुछ और विश्वविद्यालय हैं जो गुप्तकालीन तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसमें एक तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला कहाँ था? ये जो पाकिस्तान है आज का, इसमें रावलपिंडी जिले में है। रावलपिंडी तो पाकिस्तान में है। अगर वैसे बात करें लोकेशन से तो उत्तर पश्चिम भारत में आपको देखने को मिलेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हालांकि इसका उतना विकास नहीं हो पाया जितना नालंदा का विकास हुआ था, इसलिए नालंदा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको बाद में नष्ट कर दिया गया था तुर्की शासकों के द्वारा, जो इस्लामिक शासक थे। तो नालंदा, इसके अलावा कुछ और विश्वविद्यालय भारत के महत्वपूर्ण है, जिसमें बल्लभी हो जाएगा। ये बल्लभी किसका था? ये हीनयान का था। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बल्लभी था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है बौद्ध धर्म की शिक्षा का। इसके अलावा एक विक्रमशिला नाम का विश्वविद्यालय भी रहा है। विक्रमशिला, इसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। ये धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा 770 से 810 ईस्वी के मध्य में बनवाया गया था। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो इसको जो ये विक्रमशिला है, इसको जो बख्तियार खिलजी था, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवा दी गई थी। कई हजार भिक्षुओं को ऐसे ही मार दिया था, जिंदा जला दिया गया था। और इसमें जितने भी ग्रंथ थे इनको बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये विक्रमशिला भी बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था तात्कालीन शिक्षा का। चलिए, तो ये सब हमने इसमें देख लिया विश्वविद्यालयों का शिक्षा का विकास भारत में। चलिए आगे बात करते हैं हम रिलीजन एंड फिलॉसफी। हिंदुइज्म क्या है या हिंदुत्व क्या है? इसको हिंदुइज्म या हिंदुत्व बोलेंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म का विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा हमें ये समझने की आवश्यकता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में बात की थी कि कुछ देवी देवता यहाँ पे भी आए थे। सिंधु देवी हमने देखा था, मात्र की मूर्ति देखी थी हमने, जिसमें एक गर्भ से पेड़ को निकलते हुए देखा था हमने कि किस तरीके से एक शील में एक चित्र बना हुआ है जिसमें जो गर्भ है इससे एक वृक्ष निकल रहा है। तो हमने लगाया था ये मात्र सत्तात्मक समाज था। इसके अलावा हमने यहाँ पे पशुपति जैसे देवता देखे थे। ठीक है, आगे चल के मौर्य काल में, सिंधु काल के बाद
जो वैदिक धर्म आया, तो वैदिक धर्म में कुछ नए देवता जुड़ गए, जिसमें से हमने देखा था इंद्र, देखा था हमने प्रजापति, देखा था, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता वाले लोगों को आप हिंदू नहीं कह सकते हैं, आप वैदिक धर्म के लोगों के साथ नहीं जोड़ सकते, ये दूसरे धर्म के लोग थे। आगे चल के वैदिक में क्या हुआ, इंद्र प्रजापति आ गए, वरुण देवता आ गए, अग्नि देवता आ गए। इसके बाद में आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति खैर जुड़ जाते हैं, बात कर चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे आगे चल के मौर्य काल में, तो मौर्य काल में आप देखेंगे तो कुछ और अन्य देवता आ जाते हैं। यहीं पर आप देखेंगे बुद्ध काल में, मौर्य से पहले बुद्ध काल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे यक्ष यक्षिणी आ जाते हैं। यक्ष यक्षिणी आप देखेंगे सांची के स्तूप में, सांची का जो स्तूप देखेंगे आप, तो वहां पे भी आपको दीवालों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनी हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब जो पशु पूजा है, यक्ष यक्षिणी है, ये सब बुद्ध धर्म में शामिल था, जो आर्किटेक्चर का भाग था बेसिकली, बट इनकी कहानियां भी प्रमुख महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आप देखेंगे इसी तरह के जैन से कुछ चीजें आ जाएंगी। आगे चल के आप देखेंगे गुप्त काल आ जाएगा, तो गुप्त काल में आप देखेंगे अनेक नए देवी देवताओं का विकास हो जाएगा, और इसमें आप देखेंगे जितने भी देवता हैं सबको एक देवी के साथ सुसज्जित कर दिया जाएगा। जैसे जो विष्णु हैं, ये कई सारे देवताओं के से मिलकर इनका नाम एक दिया गया है, तो इनके साथ देवी बिठा दी जाएंगी। जैसे शिव हैं, जो शिव को सन्यासी या अघोरी जैसा बताया गया है, या फिर शिव को ये कहें हम, जो भगवान शिव हैं, इनको ब्रह्म पुरुष या फिर ऐसा ब्रह्मचारी दिखाया गया, लेकिन फिर आगे जाके इनका विवाह हो जाता है पार्वती जी सती जी के साथ। तो इस तरीके से देखेंगे देवियों का विकास हो जाएगा। एक तरीके से शैव धर्म था, इसमें शाक्त नाम का एक नया धर्म जुड़ जाता है, और इस तरीके से देवियों की पूजा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिला के देखा आपने किस तरीके से, क्योंकि आज आप जानते हैं हिंदू धर्म में करीब 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसमें से बहुत सारे का तो नाम आपको भी नहीं पता होता है। तो कुल मिला के इसी तरीके से जो हिंदुत्व है, हिंदुज्म है, इसका विकास होता गया, इसी तरीके से इसका विकास हुआ है। आगे चल के और देवी देवता इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि भारत के जितने भी तात्कालीन समाज थे, सोसाइटी थी, जितने भी सभ्यताएं थी, जितने भी लोगों की आस्था थी, हिंदू धर्म अपने आप में सब समाहित करता गया। हिंदू धर्म एक बड़ा रूप लेता गया। शुरुआत में जो वैदिक धर्म को नहीं मानता उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था अनास्तिक। जो वैदिक धर्म को ना माने तो ये शब्द चलता था। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे जो हिंदू धर्म है, आप आस्तिक हैं, अनास्तिक हैं, आप कुछ भी नहीं मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी राक्षस की पूजा करते हैं आप, जैसे आप देखते हैं जो झारखंड में जनजातियां हैं, वो महिषासुर नाम के एक राक्षस की पूजा करती हैं, असुर जो जनजाति है, तो वो भी हिंदू में शामिल हैं। तो कुल मिला के आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक लौती आपकी पहचान है हिंदू। तो हिंदू क्या है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदू एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि किसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। तो संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। तो ये अगर हम संक्षेप में कहें तो इस जो हिंदू है ये किसी समुद्र की तरह है, महासागर की तरह है, और इसमें कई सारे पंथों की नदियां, चाहे वो वैदिक पंथ हो, चाहे वो शैव पंथ हो, चाहे वो चारवाक पंथ हो। चारवाक तो खैर मानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी हिंदू में उनको काउंट किया जाएगा। चाहे आप और भी किसी पंथ के हो, आप देखते हैं जैनों को भी एक तरीके से हिंदू पंथ में काउंट किया जाता है। तो और भी जैसे आदिवासी कोई पंथ है जो मतलब किसी भी देवता को नहीं मानता या किसी अपने ही देवता को मानता है, जो क्षेत्रीय देवता है, तो ये सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अनेक, कुल मिला के कहें, अनेक पंथ रूपी नदियां एक महासागर में मिलती हैं, उस महासागर को कहा जाता है हिंदू। तो हिंदू अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, और इसीलिए हिंदू को कहा जाता है ये संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आप देखेंगे जो भारत के नहीं, विश्व के तमाम धर्म है, अब्राहम धर्म है, सबकी एक पुस्तक होती है, सबका एक अपना देवता होता है, वो उसी देवता को मानते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं रहा। जो हिंदू धर्म भी आया, इसमें वेद मुख्य ग्रंथ रहे हैं, लेकिन लोगों ने वेदों के अलावा भी अन्य ग्रंथों को माना है। वेद तो हमारे देश में कोई पढ़ता ही नहीं है। हमारे देश में रामायण पढ़ी जाती है या फिर कुछ गीता पढ़ी जाती है, लेकिन हमारे मुख्य ग्रंथ क्या है, वेद। तो वेदों को तो हम पढ़ते नहीं। इस तरीके से भारत में आप देखेंगे जो हिंदू है इसका एक अपना ग्रंथ भी नहीं होगा, हालांकि हम बेसिक ग्रंथ की वेद की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, और हिंदू अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। थोड़ा सा ये सिनॉप्सिस जरूर याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में हम देखेंगे बुद्धिज्म में कि यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ, जिसमें से स्तूप की संरचना एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बुद्ध की मूर्तियां बनी, ये आप देख रहे हैं, ये वाली मूर्ति, ये कौन सी कला है? ये हेलेनिस्टिक आर्ट है। हेलेनिस्टिक या फिर इसको गांधार कला कहेंगे। ये गांधार कला का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हेलेनिस्टिक यूनानी आर्ट से आई है। जबकि अगर ये यहाँ पे मथुरा कला की मूर्ति होती तो मथुरा की कला की मूर्ति में आपको इस तरीके से बाल नहीं देखने को मिलते। ये जो विशेषता है ये गांधार मूर्ति कला की है। मथुरा मूर्ति कला में बहुत ही सिंपल सा फेस बनाया जाता था, चित्र मोह का चित्र बनाया जाता था। इसके माध्यम से फेस में कोशिश की जाती थी कि आध्यात्मिक तत्व दिखाई दें, बाकी शरीर सौष्ठव पे कोई बल नहीं रहता था, जो भारतीय मूर्ति कला थी। तो ये गांधार मूर्ति कला का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे चल के जैन में आप देखेंगे, जैन में भी कुछ पहाड़ियों का ऐसे ही स्तूपों को नहीं, पहाड़ियों का विकास हुआ और कुछ गुफाओं का विकास हुआ जैन धर्म की। तो ये आपने देखा, आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हमने तमाम मुद्दों के बारे में बात की। तो और देखा हमने किस तरीके से विकास हुआ। गुप्त काल में हमने बात की, क्योंकि गुप्त काल एक बहुत महत्वपूर्ण काल है। यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास हुआ, यहाँ आप देखेंगे खगोल विद्या का विकास हुआ। खगोल विद्या की हमने बात की थी, ये यूनान से आई हुई है। खगोल विज्ञान का विकास हुआ, भौतिक शास्त्र साइंस शास्त्र का विकास हुआ, शुरुआती मंदिरों का विकास हुआ, मूर्ति कला का यहाँ पे विकास हुआ। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर के ही तो तथ्य हैं। और इसके अलावा हमने इसमें देखा था गुप्त काल में कुछ संवत की भी शुरुआत हुई, जिसमें गुप्त संवत एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शक और विक्रम संवत भी महत्वपूर्ण है। हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। आप कहें तो आपके लिए एक बार और बता देते हैं, क्योंकि ये संवत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए तो इस संवत को देख लीजिए आप। तो इसमें विक्रम संवत आप याद रखिएगा, ये 57 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व। जो शक संवत है, शक संवत की तिथि मानी जाती है 78 ईस्वी कनिष्क के शासनकाल में। इसके अलावा जो इसके बाद कलचुरी चेरी संवत है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कलचुरी चेरी संवत। ये ये हो जाएगा 248 से 49 ईसा पूर्व, यानी 248 ईसा पूर्व। ठीक है, 248 ईस्वी, ईसा पूर्व में ईस्वी। गुप्त संवत हो जाएगा 319 ईस्वी। वल्लभी संवत है इसके अलावा, वल्लभी, तो वल्लभी संवत हो जाएगा 319 ईसा, इसकी भी है। ठीक है, हर्ष संवत भी इसमें एक उल्लेखनीय है, और ये हो जाएगा 606 ईसा को संभवतः माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ संवतें हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि भारत में यही जो मूर्ति कला थी, इनसे आगे चल के जो मंदिर कला थी, इसमें 3 शैलियों का विकास होता है। नागर शैली 7वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ। उत्तर भारत के मंदिर, जिसमें खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर एक प्रमुख मंदिर है। इसकी जो संबंध शासक है, इसके पाल शासक हो जाएंगे बंगाल के, मध्य प्रदेश के चंदेल शासक हो जाएंगे, कलचुरी शासक हो जाएंगे, सोलंकी शासक हो जाएंगे। इसके अलावा बेसर शैली आप देखेंगे। बेसर शैली कहाँ पे मिलेगी आपको? अगर ये भारत है तो आप देखेंगे उत्तर भारत में, नर्मदा के उत्तर में आपको मिलेगा नागर शैली। नर्मदा से गोदावरी के मध्य में आपको बेसर शैली देखने को मिलेगी, और सुदूर दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी, जिसमें राजराजेश्वर मंदिर प्रमुख होगा, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये 7वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक तीनों शैलियों में द्रविड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शैली रही है, क्योंकि यह मुस्लिम आक्रमण से बची रही। तो द्रविड़ शैली मुस्लिम आक्रमण से बची रहने का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही। ठीक है, ये आपने पल्लव काल, चोल काल में इसका विकास होगा। और बेसर शैली है, ये दक्कन भारत की महत्वपूर्ण शैली रहेगी। 8वीं सदी से 14वीं सदी तक इसका कालखंड माना जाता है। और जो उत्तर शैली है 7वीं सदी से 13वीं सदी तक इसका कालखंड माना जाता है। तो इसकी अगर बात करें बेसर शैली की, तो इसमें देखेंगे मान्यखेत के राष्ट्रकूट हो जाएंगे, इसमें कल्याणी के चालुक्य हो जाएंगे, जिनके अधीन इस शैली का विकास हुआ। ठीक है, चलिए तो आज के हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। नमस्कार।